यूनिक स्टडी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लेसन नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर सेकंड, भारत 1960 के बाद की घटनाएं। 1960 के बाद भारत में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हुई उसके बारे में इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसे वन बाय वन अगर आप देखते जाओगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है एज़ कम्पेयर टू अगर आप फर्स्ट लेसन देखोगे तो उसके कंपैरिजन में आपको लेसन नंबर सेकंड में बहुत कुछ नई बातें सीखने को मिलेगी। आपको पता चलेगा कि कौन हमारा पहला प्रधानमंत्री था, कौन उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री कौन हुए, तीसरे प्रधानमंत्री कौन हुए, बाद में क्या सिचुएशन आया। एक सिचुएशन ऐसा आया कि जब हमारे देश में बिल्कुल भी मतलब कि हमारे पास बहुत ही कम पैसे बचे थे, हम विदेश से बहुत सारी चीज़ों का हम आयात भी नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। वर्ष 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, सबको पता है। 1950 में भारत ने संविधान का अंगीकार किया। भारत प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। प्रभुता संपन्न मतलब कि यहाँ पे हमारा ही प्रभुत्व है, और लोकतांत्रिक मतलब कि ये यहाँ पे लोगों का मतलब लोगों द्वारा चुनी गई सरकार यहाँ पे आती है और उस सरकार का यहाँ पे शासन चलता है। भारतीय समाज विविधताओं से संपन्न है कि मतलब भारतीय समाज में अगर आप देखोगे तो अलग अलग जाति धर्मों के लोग पाए जाते हैं। इस समाज में विविध भाषा, जाति, वंश और धर्म के लोग रहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रारंभिक समय में भारत को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास से जुड़ी समस्याओं को हल करना था। आर्थिक मतलब पैसे से रिलेटेड, राजनीतिक मतलब आपको पता है कि राजनीति मतलब नेताओं से मतलब कि बहुत सारे ऐसे राजनीतिक कुछ मतलब जो शासन था अंग्रेज़ों के हाथ में था, अंग्रेज़ों से हमारे हाथ में आने के बाद, और समाज में कुछ रूढ़ियाँ थी, कुछ प्रथाएं थी जिनकी वजह से हमारे समाज में बहुत सारी समस्याएं थी, उन्हें हल करना था। योजना आयोग का गठन किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है योजना आयोग। आज जैसे नीति आयोग है, योजना आयोग के बदले आज नीति आयोग है, तो योजना आयोग जिसे हम इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन बोलते हैं। औद्योगिकीकरण का प्राथमिकता देना, इन दो बातों को आर्थिक विकास को साध्य करने और देश की दरिद्रता की समस्या को दूर करने के उपाय के रूप में स्वीकार किया गया। दो चीज़ें, योजना आयोग। दोस्तों याद रखना, योजना आयोग 1950 में बनाया गया था। योजना आयोग, पहली योजना आयोग आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, हम आगे के लेसन में पढ़ने वाले। बाद में हमारे जो मोदी गवर्नमेंट में अभी लाकर योजना आयोग के बदले इन्होंने अभी नीति आयोग लाया है। चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाना और लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति हमारे विश्वास के कारण हमें राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त करना संभव हुआ। साथ ही उन अनगिनत सामाजिक सुधारों को प्रत्यक्ष में उतारने के प्रयास किए गए जिन सुधारों में कमज़ोर समाज के सभी वर्गों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और नीतियों का समावेश था। 1960 का दशक, भारत की राजनीतिक स्थितियों को प्रभावित करने वाली कई घटनाएं वर्ष 1960 के दशक में घटी। पुर्तगालियों के आधिपत्य में गोवा, दमन, दीव प्रदेश थे। 1960 में पुर्तगालियों के पास उसके पहले कौन कौन से प्रदेश थे? गोवा, दीव, दमन। ये प्रदेश पुर्तगालियों के आधिपत्य से मुक्त हुए और 1960 में ये जो प्रदेश था गोवा, दीव, दमन अंग्रेज़ों से क्या हुए, पुर्तगालियों से क्या हुए? मुक्त हुए। वे भारतीय संघ राज्य के अंग बन गए। संघ राज्य मतलब उन्हें केंद्र शासित प्रदेश दिया गया, टेरिटरी। देश की उत्तरी सीमा पर वर्ष 1950 से ही भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अगर आप देखोगे आज भी जो इंडिया का मैप है, अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे तो उत्तरी सीमा, अगर ये आप पूर्वी सीमा, ये जो पार्ट है और उत्तरी सीमा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमेशा भारत और चीन के बीच विवाद बना रहता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पश्चिमी सीमा मतलब ये भी उत्तरी सीमा ही है ऊपर का, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान का हमेशा डर बना रहता है। डर मतलब कि हमेशा कुछ न कुछ हमें परेशानियाँ आती रहती है पाकिस्तान की ओर से और चाइना की ओर से। इस तनाव की परिणति दोनों देशों के बीच सीमा रेखा युद्ध में हुई। दोनों के बीच बाउंड्री के लिए बीच में ये होता है कि बाउंड्री बीच में कि हमारा बाउंड्री ये है ऐसे कि अंदर तक आ जाते हैं। यह युद्ध मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में है। आपको पता होना चाहिए कि चाइना और इंडिया के बीच में जो लाइन है उसे हम मैकमोहन बोलते हैं। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात के कालखंड में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का नेतृत्व किया। वे भारत की विदेश नीति के शिल्पकार थे। याद रखना कि विदेश नीति के शिल्पकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू।
मतलब विदेशों से रिलेटेड कोई भी अगर नीति बनानी है तो उसमें वो भागीदार थे। भारत के सामाजिक आर्थिक विकास में उनके द्वारा दिया गया योगदान बहुमूल्य है। वर्ष 1964 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया। 1947 से लेकर 1964 तक भारत के जो प्रधानमंत्री है कंटिन्यूस अगर आप देखोगे तो 16 से 17 साल तक वो प्रधानमंत्री बने रहे। और उनके बाद जो दूसरे प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो 1964 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू का निधन हुआ, इसके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने और उनके कार्यकाल में वर्ष 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर समस्या को लेकर पुनः एक बार युद्ध हुआ। भारत और पाकिस्तान, आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बार बार कश्मीर का मुद्दा लेकर बार बार युद्ध होते रहता है। तो ये युद्ध जो पहला युद्ध इसके बाद फिर से हुआ स्वतंत्रता के बाद, वो किसके कार्यकाल में हुआ था? अगर आपसे किसी ने पूछा तो आपको बताने आना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री। दोनों देशों के बीच सोवियत यूनियन ने मध्यस्थता, मतलब दोनों के बीच में मिडरेशन का काम करने का काम किया। तो किसने किया? सोवियत यूनियन मतलब रसिया ने। और लाल बहादुर शास्त्री ने ही देश को एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। याद रखना, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या नारा दिया था? जय जवान जय किसान। इसी नारे के माध्यम से उन्होंने भारतीय किसान और जवान का महत्व रेखांकित किया। वर्ष 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो गया। कहाँ पे निधन हुआ? ताशकंद में, 1966 में। 1964 में वो प्रधानमंत्री बने और 1966 में उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद इंदिरा गांधी, बहुत ही बड़ा नाम आता है, महिलाओं में देखा जाए तो बहुत ही बड़ा नाम आता है। 1966 में इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। उनके कार्यकाल में पाकिस्तान ने पूर्व पाकिस्तान के प्रति दमन नीति का अवलंबन किया। पूर्व पाकिस्तान, आपको पता होना चाहिए कि पहले पाकिस्तान जो था 2 पार्ट में था। यहाँ पे जो ये इंडिया का मैप है, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको इंडिया का मैप दिखाऊँ, ये इंडिया का अगर सब जो मैप है तो इस साइड का जो पाकिस्तान था पश्चिमी पाकिस्तान था और ये बांग्लादेश जो है वो पूर्वी पाकिस्तान था। तो यही दमन नीति पूर्व पाकिस्तान बहुत बड़ा आंदोलन होने के कारण बनी, मतलब वहाँ पे बांग्लादेश में बहुत बड़ा आंदोलन हो गया। इस आंदोलन का नेतृत्व शेख मुजीब उर रहमान की मुक्ति सेना ने किया। पूर्वी पाकिस्तान की उस समस्या का परिणाम भारत पर भी हुआ, क्योंकि पूर्व पाकिस्तान से करोड़ों शरणार्थी भारत पर आ गए। आज भी अगर आप देखोगे तो ये विवाद चलता रहता है कि बांग्लादेशी जो है 1971 से भारत में आ गए, जिसकी वजह से आज अगर आप देखोगे तो CAA जो अमेंडमेंट किया गया था, जिसके पीछे बहुत ही प्रॉब्लम हुआ। आसाम में बीच में प्रॉब्लम होते रहता है। तो रीज़न यही है कि जब 1971 की जब लड़ाई हुई तो उस टाइम पे बांग्लादेश के बहुत सारे लोग इंडिया में आकर रहने लगे, इंडिया में आ गए। वो वहाँ से भगाए जाने के कारण वो इंडिया में आके शरणार्थी मतलब क्या? जो दूसरे जगह से हमारे यहाँ पे आते, रिफ्यूजी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। 1970 का दशक, वर्ष 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। 1971 में फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध की परिणति बांग्लादेश के स्वतंत्र होने में हुई। उस टाइम पे मैंने बोला ना कि उस टाइम पे बांग्लादेश क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांति स्थापित करने हेतु करना हमारी नीति है। मतलब कि हम परमाणु ऊर्जा का उपयोग हम तभी करेंगे जब हमें दिखाई देगा कि देश में कुछ शांति व्यवस्था जो है वो ख़राब हो रही है, तो हम परमाणु ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं। इस नीति के अंग के रूप में भारत ने वर्ष 1971 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ और हमें शांति स्थापित करने के लिए हमने परमाणु का सफल परीक्षण किया। और वो जो सफल परीक्षण था वो हमने कहाँ पे किया? राजस्थान के पोखरण में। याद रखना कि राजस्थान के पोखरण में जो सफल परीक्षण हुआ था वो कब हुआ था? 1974 में। 1975 में सिक्किम की जनता ने भारतीय संघ राज्य में विलीन होने के पक्ष में मतदान किया। 1975 में सिक्किम की जनता, सिक्किम आपको पता होगा, सिक्किम अगर आप मैप देखोगे तो यहाँ पे सिक्किम है। ऐसा आप अगर ऊपर ईस्ट साइड में आओगे तो यहाँ पे पूर्वी साइड में यहाँ पे सिक्किम है। तो सिक्किम की जनता ने क्या किया? भारत में 1975 में उन्हें विलीन होने के पक्ष में मतदान किया। विलीन मतलब मिलना था। उनके अनुसार भारतीय संघ राज्य में सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इस दशक में भारत की राजनीति में अस्थिरता उत्पन्न हो गई। 1974 में इंदिरा गांधी द्वारा चुनाव प्रचार में सरकारी साधनों के दुरुपयोग किए जाने का निर्णय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनाया। अब देखो एक प्रॉब्लम आते ही गया। 1974 में इंदिरा गांधी द्वारा चुनाव प्रचार में सरकारी साधनों के दुरुपयोग किए जाने के निर्णय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सुनाया। कि मतलब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बोला कि इंदिरा गांधी ने सरकारी साधनों का दुरुपयोग चुनाव प्रचार में किया। चुनाव प्रचार में जो रूलिंग पार्टी थी, जो
सत्ताधारी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी थी, और कांग्रेस पार्टी की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी ने क्या किया? सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया। ये निर्णय किसने सुनाया? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। इसको विरोध जताने के लिए संपूर्ण देश में हड़तालें हुई। इसी बीच जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन हुए। फलस्वरूप परिस्थितियां अधिकाधिक विकट और जटिल बन गई। देश में कानून और व्यवस्था चरमरा गई। परिणामतः सरकार ने संविधान में उल्लिखित आपातकालीन स्थिति से संबंधित प्रावधान के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया। सरकार ने क्या कर दिया? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया, इमरजेंसी लागू कर दिया। क्या कर दिया? इमरजेंसी। आपातकाल में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए गए। जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं कि हम कहीं पे भी जाके भाषण दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस आपातकाल में हमारे पास आर्टिकल नंबर 19 और 20 ये दो ही बचता है। तो देश में आपातकाल आ गई, इमरजेंसी आ गई। आपातकाल के कारण भारतीय प्रशासन व्यवस्था में अनुशासन आ गया, परंतु इस कारण मानवीय अधिकार भी सिकुड़ गए। राष्ट्रीय आपातकाल की यह कालावधि वर्ष 1975 से 1977 तक रही। कब तक रही है? 1975 से लेकर 1977 तक आपातकाल। याद रखना कि देश में जो आपातकाल था 1975 से 1977 के बीच इंदिरा गांधी की सरकार के बीच में थी। इसके पश्चात आम चुनाव हुए। अब देखो इसके बाद और बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आम चुनाव होता है, उसमें इंदिरा गांधी हार जाती है चुनाव। इंदिरा गांधी चुनाव हारने के बाद फिर से देश में और विकट समस्या आती है। फिर 1980 में जो चुनाव होते हैं, फिर से इंदिरा गांधी सत्ता में आती है। आपातकाल की पार्श्व भूमि में कई विरोधी दल इकट्ठे आए। उन्होंने जनता पार्टी का गठन किया। जनता पार्टी यहाँ पे बनती है। इस नई गठित जनता पार्टी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह पराजित किया। इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी, जो जनता पार्टी आई, जनता पार्टी ने 1977 के बाद जो इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में इंदिरा गांधी की पार्टी को उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से हराया। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। उस टाइम पे कौन प्रधानमंत्री बना? मोरारजी देसाई। याद रखना, सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई। परंतु उनके नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार आपसी मतभेदों के कारण अधिक समय तक चल न सकी। बाद में उनमें ही आपस में मतभेद हो गए। उनकी सरकार भी अल्पकाल की ही रही और 1980 में पुनः चुनाव हुए और श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में आई। तो दोस्तों अब हम आगे जाते, नेक्स्ट है हमारा वर्ष 1980 का दशक। तो यहाँ तक अभी हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा कि कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद जैसे ही उनका डेथ हो जाता है उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं। और लाल बहादुर शास्त्री भी 1966 में उनका भी डेथ हो जाता है। ताशकंद में उनका निधन होता है और उनके निधन के बाद इंदिरा गांधी आती है। इंदिरा गांधी बहुत ही, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, पर कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जो देश के अगेंस्ट में भी थी। मतलब कि कुछ हमारे देश में बहुत सारे लोग थे जो चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आई। उसकी वजह से इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल घोषित किया, 2 साल जो आपातकाल था, 2 साल 75 से लेके 77 तक, 3 साल अगर हम उसे कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद जनता पार्टी सत्ता में आई और जनता पार्टी ने बुरी तरीके से इंदिरा गांधी को हरा दिया और इंदिरा गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हार गई। और हारने के बाद जो नए हमारे प्रधानमंत्री बने उनका नाम था मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने, पर बोलते हैं ना कि जब कुछ चीज़ें नहीं आती हमारे पास, तो हमारे पास संभालने के लिए भी ताकत होनी चाहिए। तो हमारे पास संभालने की ताकत नहीं थी। उसी की वजह से मोरारजी के देसाई की पार्टी में ही आपस में मतभेद हो गया और मतभेद होने के बाद वो भी पार्टी ज़्यादा दिन तक नहीं चली और 1980 में फिर से चुनाव हुए और फिर से श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार आई। अब देखते हैं 1980 के बाद क्या क्या हुआ। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम 1980 के बाद जो हुआ वो प्रॉब्लम था पंजाब में सिखों का जो अलग स्वतंत्र खालिस्तान, मतलब जो सिख लोग थे उन बोलते थे कि हमें भारत से अलग, हमें एक खुद का हमारा एक देश बना के दो, मतलब राज्य बना के दो, मतलब हमारा खुद का एक अलग सा एक खालिस्तान करके हमारा देश बना के दो। तो ये अगर आप देखोगे, अगर इंडिया का अगर आप संविधान अगर आप पढ़ते हो इंडिया का, तो उसमें सबसे पहले लिखा जाता है कि जो राज्य अगर हमारे देश में मिल गया है वो राज्य हमसे अलग नहीं हो सकता। इस दशक में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पंजाब में सिखों ने स्वतंत्र खालिस्तान
राज्य की मांग को लेकर आंदोलन प्रारंभ कर दिए। और इस आंदोलन के इसी की वजह से इंदिरा गांधी का जो डेथ हुआ था वो सिख लोगों ने ही किया था। उनके जो सुरक्षाकर्मी थे वो सिख थे, और 1984 में उन्होंने ही जो उनके सुरक्षा के लिए जो गार्ड थे उन्होंने इंदिरा गांधी का मतलब उनकी वजह से ही उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। आंदोलन ने अत्यंत उग्र और भयानक रूप धारण कर लिया कि मतलब सिखों ने बोला कि हमें अलग स्वतंत्र क्या चाहिए सिख स्वतंत्र क्या चाहिए, खालिस्तान क्या चाहिए, खालिस्तान। वास्तव में इस आंदोलन को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त था, और सबसे बड़ा था कि इस आंदोलन को किसका समर्थन था, पाकिस्तान का। 1984 जैसे ही हमसे पाकिस्तान अलग हुआ तब से कुछ न कुछ पाकिस्तान हमारे देश में कुछ न कुछ चीज़ें ऐसी करता था कि जिसकी वजह से हमारे अंदर ही क्या हो, मतभेद हो, और जिसका फ़ायदा उन्हें मिले। 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आश्रय लिए हुए आतंकवादियों को मंदिर से निष्कासित किया गया। जो स्वर्ण मंदिर जो गोल्डन टेम्पल है उसके अंदर आतंकवादियों ने क्या किया था, आश्रय लिया था, और उन्हें वहाँ से निष्कासित करने के लिए भारतीय सेना को वहाँ भेजना पड़ा। श्रीमती इंदिरा गांधी के सुरक्षा रक्षक दल के सिख रक्षकों ने ही उनकी हत्या कर दी। इसी कालावधि में पूर्वोत्तर भारत में उल्फा संगठन द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया। और इसी पूर्वोत्तर भारत मतलब जो सिक्किम हो गया, पूर्वोत्तर मतलब कि पूर्व का भी पार्ट आएगा और उसमें उत्तर का ही पार्ट आएगा, तो मतलब हम उसमें सिक्किम भी कंसिडर कर सकते हैं। तो वहाँ पे उल्फा संगठन द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन चलाया गया। वर्ष 1984 में राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की बागडोर अपने हाथ में ली। आपको पता होगा कि इंदिरा गांधी के बेटे कौन है, राजीव गांधी। गांधी परिवार आज तक हमारे राजनीति में बहुत ही सक्रिय है। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनेक सुधार लाने का प्रयास किया। राजीव गांधी ने श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों की समस्या को हल करने में पहल की। अब आपको पता होगा कि यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में और उत्तर भारत में चाइना के साथ कुछ न कुछ होता था। 1962 में हमारा चाइना का युद्ध हुआ, 1971 में पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ। कहीं ना कहीं हम उत्तर भारत में और पूर्वोत्तर भारत में हम बहुत ही बुरी तरीके से परेशान थे। पर जो हमारा दक्षिण भारत है, अगर आप सदर्न पार्ट अगर आप देखोगे तो सदर्न पार्ट में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम श्रीलंका से आ रही थी। जो हमारे श्रीलंका के से कहीं ना कहीं तमिल के लोग थे, वहाँ से बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा था। तो तमिल समुदाय के लिए भी राजीव गांधी ने बहुत कुछ किया, पर लास्ट में तमिल समुदाय के लोग ने ही राजीव गांधी की हत्या कर दी। अल्पसंख्यकों की समस्या को हल करने में पहल की। तमिल समुदाय को देश के भीतर स्वायत्तता देकर श्रीलंका की अखंडता को बनाए रखने के श्रीलंका के प्रस्ताव को उन्होंने समर्थन दिया था। ये देखो बहुत ही बड़ा काम किया था राजीव गांधी ने श्रीलंका के तमिल अल्पसंख्यकों की समस्या को हल करने में पहल की। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम होती है। तमिल समुदाय को देश के भीतर स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी, मतलब उन्हें एक तरह से बहुत सारे अधिकार देकर श्रीलंका की अखंडता को बनाए रखने के श्रीलंका के प्रस्ताव को उन्होंने समर्थन दिया। परंतु इस संदर्भ में उनके द्वारा किए गए प्रयासों को सफलता नहीं मिली। जो उन्होंने दिया कि मतलब सोचा कि वहाँ पे जो दंगे हो रहे हैं कि तमिल लोग बोल रहे थे कि हमें भी एक अलग ऑटोनॉमी दी जाए, पर उन्होंने वहाँ पे दे दिया, पर उसकी वजह से जो सफलता मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। रक्षा सामग्री को लेकर अब यहाँ पे राजीव गांधी के ऊपर करप्शन का बहुत बड़ा केस आया, भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा केस भी आ गया राजीव गांधी के ऊपर। रक्षा सामग्री को लेकर विशेष रूप से बोफोर्स कंपनी द्वारा दूर तक मार करने वाली तोपों की खरीदारी के मामले में भ्रष्टाचार के कांड में उनकी कड़ी आलोचना हुई। अब जो बोफोर्स कंपनी थी उसके द्वारा तोप खरीदे जा रहे थे इंडिया में, तो उसमें राजीव गांधी पे, जैसे कि अगर आप देखोगे अभी राफेल का चल रहा है, राफेल का बहुत ही बड़ा मुद्दा चल रहा है कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है जो हम रसिया से ले रहे हैं। तो उस टाइम पे बोफोर्स कंपनी से हम क्या ले रहे थे, तोप ले रहे थे। तोप जो था कि जो दूर तक जाता है, तोप आपको पता होगा लड़ाई में हम यूज करते हैं युद्ध में, तो उसमें राजीव गांधी भ्रष्टाचार में बुरी तरह से घिर गए थे। इस अवधि में हुए चुनाव में राजनीतिक भ्रष्टाचार एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना और इस आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पराजय हुई। फिर से कांग्रेस पार्टी हार गई। मुद्दा क्या बना कि कांग्रेस पार्टी में भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके बाद अलग अलग दल इकट्ठे आए। जनता दल के विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद कौन बना, विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। जनता दल देखो फिर से जो बनी थी जनता दल, उन्होंने
अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण नीति निर्धारित की। अब यहाँ से जो पिछड़े वर्ग थे, जो शेड्यूल कास्ट थे, उनके लिए आरक्षण की नीति आई। यह उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आरक्षण मतलब रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट जो छोटे निचली जाति थी उनके लिए उन्होंने वहाँ पे उन्होंने उसकी नीति पॉलिसी उनकी निर्धारित की। दल के अंतर्गत चलने वाले विवादों कलहों के कारण अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर बने नहीं रह सके। और इस दल में मैंने बताया कि बार बार जनता दल में, क्योंकि जो दल बहुत सारे लोगों के मिलने से बनती है उसमें कहीं ना कहीं कोई एक दूसरे को आगे नहीं जाने देना चाहता। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे राजीव गांधी के बाद, उन्हें भी कहीं ना कहीं आपसी कलह, आपसी विवादों के कारण अपनी ही पार्टी की वजह से वो ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री नहीं रह पाए। और उसके बाद चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री 1990 में बने। उनकी सरकार भी अल्पकालीन ही रही। 1991 में चुनाव के प्रचार के दौरान श्रीलंका के लिट्टे संगठन ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। देखो, श्रीलंका मतलब कि जो बोलते हैं श्रीलंका में, आपको पता होगा कि तमिल समुदाय के, जो हमारा तमिलनाडु का जो पार्ट है, उनका ज़्यादा कनेक्शन श्रीलंका से ज़्यादा है। तो वहाँ पे श्रीलंका की जो लिट्टे संगठन थी, लिट्टे याद रखना नाम, LTTE, लिट्टे जो संगठन थी, उस संगठन ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। तो आप अगर देखोगे तो इसके पहले सिख संगठन ने, मतलब सिख संगठन के जो सुरक्षाकर्मी थे, उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। बाद में राजीव गांधी की भी हत्या हो गई। मतलब गांधी परिवार में अगर आप देखोगे तो जितने, अब संजय गांधी की भी हत्या हुई, मतलब संजय गांधी की हत्या नहीं हुई है, पर उनका भी जो मौत हुआ है वो भी बहुत मतलब संदेहजनक है, कि मतलब जैसा बोला जाता है वो भी संदेह के दायरे में रखा जाता है। इसलिए अगर ये कांग्रेस पार्टी की, मतलब जो गांधी परिवार है, उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विषय रहता है कि जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं उनकी कहीं ना कहीं हत्या कर दी जाती है। यही रीज़न था कि जब 2001 में, आई थिंक, हाँ 2001 या 2005 में, 2005 में, एक में तो बीजेपी की सरकार थी। 2005 के बाद 4 या 5 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो सोनिया गांधी खुद प्रधानमंत्री नहीं बनी, उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। 1980 के दशक के अंत में जम्मू और कश्मीर में असंतोष धधकना प्रारंभ हुआ। वहाँ चलने वाली आतंकवादियों की गतिविधि है। कश्मीरी पंडित, अब देखो यहाँ पे कश्मीरी पंडित का भी, अभी इसके पहले पंजाब में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो आ रहा था, पंजाब में स्वतंत्र खालिस्तान चाहिए था उनको, वो प्रॉब्लम था। अब यहाँ पे कश्मीरी पंडित का, जो कश्मीर का था, ये भी था कि कश्मीरी पंडित को वहाँ से भाग जाने के लिए विवश किया। मतलब वहाँ चल रहे आतंकवादी गतिविधियों ने, मतलब कि वहाँ से कश्मीरी पंडित को वहाँ से भागने के लिए विवश किया गया। यह समस्या अधिकाधिक गंभीर बनती गई और अब इस समस्या ने आतंकवाद का स्वरूप धारण कर लिया है। 1991 के बाद के परिवर्तन, अब देखो 1991 के बाद जो परिवर्तन हुए थे उसमें एक अच्छी बात ये थी कि इसी टाइम पे अपने देश में बहुत बड़ा संकट आता है, आर्थिक संकट आता है। आर्थिक संकट मतलब इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आता है। और उस टाइम पे हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं, नरसिम्हा राव रहते हैं, नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को बनाया। और उन्होंने कुछ ऐसा दिमाग लगाया, उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए, मतलब कि उन्होंने उदारवादी, जिसे हम बोलते हैं उदारवादी नीति मतलब कि उन्होंने ऐसी नीति लेकर आए कि जिससे मतलब कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, उनको किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम ना हो, लाइसेंस में कुछ इशू ना हो, वो आराम से उनको सब चीज़ें मिल जाए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सके, उन्हें प्रॉफिट हो और कहीं ना इनडायरेक्टली हमें भी प्रॉफिट होगा। तो इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया गया और जिसकी वजह से एक बहुत ही, मतलब जैसी घड़ी अभी चल रही है वैसा दुर्दशा हमारे देश के ऊपर आने वाला था। एक कंडीशन तो ऐसा हो गया था कि हमारे पास बस एक हफ्ते के लिए बस पैसा बचा था। हम विदेश से बस एक हफ्ते से ज़्यादा हम तेल, ये सब चीज़ों का निर्यात नहीं कर सकते थे, आयात नहीं कर सकते थे। आयात मतलब मंगाना, निर्यात मतलब भेजना। 1991 के बाद के परिवर्तन, विश्व और भारत के इतिहास में वर्ष 1991 महत्वपूर्ण परिवर्तनों का वर्ष रहा। लगभग इसी वर्ष सोवियत यूनियन मतलब रूस का विघटन हुआ। विश्व में चल रहा शीत युद्ध समाप्त हो गया। भारत में PV नरसिम्हा राव की सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था में कई परिवर्तन लाए। इसी समय अयोध्या की राम भूमि तथा बाबरी मस्जिद का मुद्दा सामने आया। देखो इस समय कितना, इसके पहले
कश्मीरी पंडित का मुद्दा चल ही रहा था। बाद में कश्मीरी पंडित का 1980 में, बाद में 1991 में राम, जो अब आज तक ये मुद्दा अभी जाकर इसके ऊपर सुनवाई हुई। अभी जाकर सोचो 1991 का मुद्दा था और जाके 30 साल के बाद अब इस पे सुनवाई हुई। और ये एक्चुअली ये बहुत पुराना मुद्दा है, ये बस 30 साल का मुद्दा नहीं, ये बहुत पुराना मुद्दा है। मतलब कि बाबर से लेकर ये बातें चलती आ रही है। 1996 से 1999 की कालावधि में भारत में लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं था। आपको पता होगा कि जैसे कि हमारे लोकसभा में 550 सीटें हैं, 550 सीटों में से हमें 200, इसका जो हाफ है, जैसे कि अभी 200, अगर हम इसका हाफ करेंगे तो 275 आता है। तो 275 या 276 सीट हमें कंपलसरी चाहिए रहता है, तो हम जाकर क्या कर सकते हैं, वो सरकार क्या हो सकती है, सत्ता में आ सकती है। तो 1996 से लेकर 1999 के बीच में कोई भी सत्ता को 276 के आंकड़े तक कोई भी सरकार पहुंच नहीं पाई थी। तो इस कालावधि में गठबंधन वाली सरकार बन रही थी। और गठबंधन वाली सरकार मतलब कि बहुत सारी सरकारें, मतलब बहुत सारी पार्टियां एक साथ आकर सरकार बनाई। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ कि जब बहुत सारी पार्टी अगर एक साथ आती है तो मतलब कि मंत्रालय को लेकर, मंत्री पद को लेकर, उन्हें आपस में, प्रधानमंत्री को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर उनमें आपस में बहुत ही कलह हो जाता है, आपस में बहुत ही विवाद हो जाता है, जिसकी वजह से इसका पूरा का पूरा जो असर है वो आम जनता पर पड़ता है। राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं था। इस कालावधि में अनेक प्रधानमंत्री सत्ता में आए हुए दिखाई देते हैं। उनमें अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवे गौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल थे। तो 3 लोग थे उसमें। देखो इसमें इस कालावधि में अनेक प्रधानमंत्री सत्ता में आए। अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री बने, बाद में एच.डी. देवे गौड़ा भी प्रधानमंत्री बने, बाद में इंद्र कुमार गुजराल भी प्रधानमंत्री बने। अंत 1999 भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्तासीन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का प्रयास किया परंतु सफलता नहीं मिली। आपको पता होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ हमारे जो संबंध हैं वो अच्छे करने के लिए उन्होंने बहुत ही कोशिश की। उन्होंने बस सेवा शुरू किया था, परंतु आज भी हमारे जो संबंध हैं पाकिस्तान के साथ अच्छे नहीं बन पाए। 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण कर, उसके पहले हमने 1974 में परमाणु परीक्षण किया था राजस्थान के पोखरण में, अस्त्रधारी राष्ट्र के रूप में घोषित किया। देखो अटल बिहारी वाजपेयी भी एक बहुत ही बड़ा नाम है, उनके ही टाइम पर हमने परमाणु परीक्षण भी किया था। 1999 में कश्मीर के मुद्दे पर फिर एक बार भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल में युद्ध हुआ और इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और आज जो 20 साल हो चुके, ये जो सिचुएशन चल रहा है, मतलब हम 2020 में चल रहे हैं, तो 2020 में पूरे 20 साल कंप्लीट हो गए कारगिल के युद्ध में। और कारगिल के युद्ध में आपको पता है कि भारत ने बहुत ही बड़ी विजय हासिल की थी। पर एक और चीज़ याद रखना कभी भी कि किसी भी युद्ध में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे हम विजय हों या चाहे हम पराजय हों, जो विजय होंगे वो भी कहीं ना कहीं उन्हें भी बहुत ही लॉस होगा। उस टाइम पे हमारे इकोनॉमी का भी बहुत ही लॉस हुआ था, भले हम विजयी हुए थे। और उसमें जन के साथ जन की भी हानि होती है, धन की तो हानि होती है, साथ में जन हानि भी होती है। तो इससे अच्छा ये हो कि हम किसी भी युद्ध में, मतलब युद्ध करने की नौबत ही ना आए। जैसे कि अभी चाइना के साथ वॉर चल रहा है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि युद्ध हो जाए, पर कहीं ना कहीं नुकसान दोनों साइड से होगा। भारत की अर्थव्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय के साथ साथ समाजवादी ढांचा भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता रही। उद्योगों की स्थापना कर भारत को आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता को साध्य करना था। सामाजिक न्याय और आधारित अर्थव्यवस्था को नियोजन द्वारा अस्तित्व में लाना था। योजना आयोग का गठन किया गया, मैंने बोला ना योजना आयोग, और पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने आर्थिक सुधारों को कार्यान्वित करना प्रारंभ किया। इस आर्थिक सुधारों को आर्थिक उदारीकरण कहते हैं। देखो उदारीकरण मतलब कि बहुत सारे छूट दिए गए, बहुत सारे मतलब कि जो जितने रेस्ट्रिक्शन थे वो सब हटा दिए गए। इस नीति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था संपन्न बनी मतलब अच्छी हो गई। भारत में विदेश निवेश में वृद्धि हुई। विदेशी निवेश जो FDI हम सुनते हैं,
उद्योग विज्ञान क्षेत्र के कुशल भारतीय व्यवसायियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने हेतु सहयोग दिया। सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के उद्योगों ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए। 1991 के पश्चात हुए परिवर्तनों का वर्णन वैश्वीकरण के रूप में किया जाता है। वैश्वीकरण मतलब कि हम विश्व के, उसके बाद भारत G20 में शामिल हुआ। उसके बाद भारत ने मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने उनके साथ पार्टिसिपेट किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत ने आत्मनिर्भर बनने के लिए जो प्रयास किए उनमें से 2 महत्वपूर्ण घटनाओं का समावेश किया जा सकता है। 1965 में प्रारंभ हरित क्रांति, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और हरित क्रांति के साथ धवल क्रांति, इसे धवल क्रांति भी कहते हैं। और बाद में वर्गीज कुरियन ने क्या किया था? दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उन्होंने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा मतलब कि हम उसे श्वेत क्रांति भी बोलते हैं, उसे अब धवल क्रांति यहाँ पे बोला गया है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जिन्होंने दुग्ध उत्पादन की, मतलब कि हमारे देश में आज अगर आप देखोगे तो मिल्क के प्रोडक्शन में हमारा देश नंबर 1 है। रीज़न ये है कि वर्गीज कुरियन ने क्या किया था? दूध के क्षेत्र में क्रांति लेकर आने के लिए उन्होंने धवल क्रांति स्टार्ट की थी। भारत ने परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर ली है। डॉक्टर होमी भाभा भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम की नींव रखी है। परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली निर्माण और औषधियों। 1975 में भारत ने आर्यभट्ट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया मतलब अंतरिक्ष में भेजा। सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन, देखो सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए 1960 के बाद। इस कालावधि में भारत के सामाजिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इनमें से कुछ परिवर्तन महिलाओं के सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट की समस्याओं से संबंधित है, तो कुछ उपेक्षित घटनाओं की उन्नति हेतु स्वीकार कई नीतियों के संबंधित है। देश की महिलाओं और बालकों के सर्वांगीण विकास को गति देनी थी। 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला और बाल विकास विभाग का गठन किया गया। महिला और बाल विकास जो आज आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो HRD मतलब जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला और बाल विकास विभाग का गठन किया गया 1985 में। महिलाओं को सामाजिक न्याय का आश्वासन मिले, योजनाओं के कार्यान्वयन को सहायता प्राप्त हो, इस उद्देश्य से जो कानून बनाए गए उनमें दहेज प्रतिबंधित कानून, समान वेतन कानून का समावेश था। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान रखे गए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट काम किया गया था जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन था, जिसमें हमारा जो शासन का जो केंद्रीकरण था उसे विकेंद्रीकरण कर दिया गया। मतलब कि जो अधिकार जो शासन के पास थे, जो केंद्र के पास अधिकार थे, वो ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका, उनके हाथों में दे दिया गया। आई थिंक ये 1992 के आसपास किया गया था। संविधानकारों को लगा कि जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज के वर्गों समूहों को प्रतिष्ठा और समान अवसरों से वंचित होना पड़ेगा। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए 1953 में काका साहेब कालेलकर आयोग की स्थापना की गई। संविधान आयोग को लगा कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था है, उसकी वजह से कुछ ऐसे वर्ग होंगे समाज के, उन्हें प्रॉपर मतलब कि जो अवसर हैं, मतलब जो चीज़ें हैं वो नहीं मिलेगी। इसलिए एक आयोग बनाया गया 1953 में, जिसका नाम क्या था? काका साहेब कालेलकर आयोग। 1978 में BP मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक आयोग गठित किया गया। BP मंडल की अध्यक्षता में 1978 में विधि सेवाओं और संस्थाओं में पिछड़ी जातियों, मतलब पिछड़ी जातियों के लिए बहुत ही काम किए गए, जिससे हमारे समाज में कुछ मतलब पिछड़ी जातियों को कोई भी अत्याचार का सामना न करना पड़े। इसके लिए 1989 में अत्याचार विरोधी कानून पारित किया गया। वैश्वीकरण मतलब कि हम किस प्रकार हम जो भारत है किस प्रकार विश्व के साथ जुड़ा, इसे वैश्वीकरण हम बोलेंगे। तो देखो वैश्वीकरण के अंदर क्या है, तो वैश्वीकरण के अंदर अर्थनीति, राजनीतिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज तथा संस्कृति जैसे सभी क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन हुए। उनमें से कुछ परिवर्तनों में जैसे कि भारत G20 के साथ जुड़ा, भारत ब्रिक्स के साथ जुड़ा। ब्रिक्स के अंदर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भारत में भ्रमण ध्वनि आया, आगे के लेसन में हम पढ़ने वाले 1994 में आया। बाद में अंतर्जाल जिसे इंटरनेट बोलते हैं ये आया, और इसके फलस्वरूप भारत में बहुत ही चेंजेस आए।
भारत के अंदर बहुत ही ग्रोथ आया। जो स्टार्टिंग में हमारा जो राजनीतिक स्तर था, आर्थिक स्तर था, बहुत ही गिरा हुआ था। अंग्रेज़ों ने हमें पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से खंगाल कर लिया था, मतलब कंगाल कर दिया था पूरी तरह से। और उस परिस्थितियों से हमारे बड़े बड़े लीडरों ने बहुत ही अच्छा काम किया और इस लेसन में आपको पूरा का पूरा इसी तरीके से बताया हुआ है। तो प्लीज़ एक बार आप पूरे लेसन को एक बार रिवाइज़ हम कर लेते हैं। हमने क्या क्या लेसन में पढ़ा, हमने क्या क्या लेसन के अंदर पढ़ा। तो 1950 में भारत ने संविधान को स्वीकार किया। उसके बाद 1960 में जो सबसे पहले आपको ये याद रखना कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। उसके बाद दूसरे हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने 1966 तक। बाद में जो हमारे तीसरी प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी ने भी बहुत ही अच्छा काम किया, पर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुए। बाद में आपातकाल इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही भारत ने लगा और उसकी वजह से भारत का जो इकोनॉमी था और भारत बहुत ही संकट में आ चुका था। और उसके बाद जब इलेक्शन हुए 1977 में, तो इंदिरा गांधी इलेक्शन में बुरी तरह से हार जाती है। बाद में मोरारजी देसाई जो है भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, पर जनता पार्टी जो सत्ता में आती है उनकी वजह से भी ज़्यादा दिन तक वो सत्ता चलती नहीं है। फिर से 1980 में फिर से इलेक्शन होते हैं और 1980 में जो इलेक्शन होते हैं उसमें फिर से इंदिरा गांधी सत्ता में आती है। बाद में आगे चलकर इंदिरा गांधी का सिखों ने जो आंदोलन किया रहता है, फिर उसके समझाने के चक्कर में एक दिन इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है, इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद उनका बेटा राजीव गांधी सत्ता में आता है। सत्ता में आने के बाद राजीव गांधी ने भी बहुत ही अच्छे कार्य किए, पर कहीं ना कहीं वो तमिल जो श्रीलंका के बीच जो तमिल आज भी वो संघर्ष चल रहा है उसे वो सुलझा नहीं पाए। और कहीं ना कहीं तमिलों के मन में जो ठेस थी, उनके मन में जो दर्द था, उन्हें वो अपने मन के अंदर उन्होंने रखा और 1990 के आसपास उन्होंने राजीव गांधी की हत्या कर दी। मतलब जो संगठन थी 1991 के प्रचार के दौरान ही श्रीलंका के लिट्टे संगठन ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। लिट्टे संगठन याद रखना। बाद में उसके बाद जो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल था, उसके पहले भी हमारे एक प्रधानमंत्री बने। उसके पहले हमारे जो प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रसाद बने। बाद में 1990 में चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने, पर इन लोग ज़्यादा दिन तक रहे नहीं। फिर से जो इलेक्शन हुआ तो उसमें राजीव गांधी की हत्या हुई। और उसके बाद नरसिम्हा राव आए। नरसिम्हा राव के आने के बाद 3 साल तक सरकार में 2-3 लोग, देवे गौड़ा, बाद में इंद्र कुमार, बाद में वाजपेयी जी, 2-3 लोग प्रधानमंत्री बनते रहे। बाद में वाजपेयी जी सरकार में आए और उन्होंने परमाणु परीक्षण किए, बाद में पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने अपने जो रिश्ते थे उसे अच्छा बनाने की कोशिश की। बाद में इसके बाद हमने विज्ञान के क्षेत्र में भी आपने पढ़ा कि 1965 में हरित क्रांति आया, फिर डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने धवल क्रांति लाया। बाद में 1975 में हमने विज्ञान के क्षेत्र में हमने आर्यभट्ट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। ये बहुत बड़ा मुकाम था हमारे लिए। बाद में सार्वजनिक क्षेत्र में 1985 में महिलाओं के लिए महिला और बाल कल्याण मंत्रालय बनाया गया, विभाग बनाया गया। और 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षित स्थान दिए गए। 1/3 की कोई भी अगर सरपंच या कोई भी अलग अलग पद पे महिलाओं को 2 में से 1, अगर 3 जगह हैं तो 3 में से 1 सीट पर महिलाओं को रखा जाएगा। बाद में पिछड़ी जातियों के लिए भी बहुत ही काम किए गए, जैसे कि 1953 में काका साहेब कालेलकर आयोग की स्थापना की गई। 1978 में वीपी मंडल की स्थापना की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों की समस्याओं पर विचार करने के लिए आयोग बनाया गया। तो इस तरह से बहुत ही काम हुए। और दोस्तों ये लेसन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो जा रहा है। अब हम नेक्स्ट लेसन नंबर 3 पे जाएंगे। तो ऐसे ही आप यूनिक स्टडी ट्यूटोरियल के वीडियो को देखते ही रहो और जल्दी से आप यूनिक स्टडी ट्यूटोरियल के चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और जितना पॉसिबल हो उतना आप शेयर करो। थैंक यू।